हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट सेकंड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक सेट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibooks.pdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर टाइगर हो जाएगा। अगर बात करी जाए स्टार्टिंग की इनिशियल टाइम की तो लायन जो था वो आपका इंसिग्निया था आरबीआई का, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो टाइगर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आरबीआई की बात करी गई है तो आरबीआई को एक बार कवर करते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1937 में हेडक्वार्टर परमानेंट आपका आरबीआई का मुंबई में शिफ्ट किया गया था। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये एक सेंट्रल बैंक रहेगा इंडिया का, जिसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से ईयर में नेशनलाइज हुआ था, तो 1949 आपको जरूर याद रखना है। पहले गवर्नर रहेंगे इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ। व्हेन वाज एफडीआई इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में एफडीआई कब लागू किया गया था? तो 1991 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम एफडीआई की बात करें तो 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस लिए इंप्लीमेंट किया गया था? हायर इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्विजिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, जिसको हायर प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में आपका लाया जाएगा। जो प्रायर था आपका 1991 से पहले का रहेगा। इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे लार्ज परसेंटेज पे 1991 से पहले, जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शंस थे वो लार्जली कंट्रोल किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। और जो स्टार्टिंग के टाइम पे एफडीआई की लिमिट थी वो थी 51%, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया 1991 के बाद से। जो लिमिट थी उसको रेज किया गया, इंक्रीज किया गया, 74% किया गया और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी उसमें 100% एफडीआई की लिमिट देखने को मिली थी। तो ये आपके कुछ चेंजेस थे एफडीआई से रिलेटेड। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डेयरी जो है आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन रहेगा, प्राइमरी सेक्टर। इसमें आपको 3 सेक्टर जरूर याद रखने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तीनों को एक बार कवर करते हैं, तीनों में क्या क्या चीज आपकी आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है आपका अलाइड सर्विसेज सेक्टर रहेगा। रॉ मटेरियल आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा। जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। बाकी जो दोनों होते हैं सेकेंडरी और टर्चरी, ये दोनों आपके क्या होते हैं? दोनों ही ऑर्गेनाइज सेक्टर आपके होते हैं। बाकी एग्रीकल्चर मेन पार्ट रहेगा। आपको जो याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर जो है इसके अंडर आपका एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा, जिसमें प्रोसेसिंग मटेरियल का होता है, एक ऑर्गेनाइज से हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। टर्चरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज सेक्टर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, फाइनेंस आता है। ये सब आपका पार्ट रहता है टर्चरी सेक्टर का। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो स्वर्ण क्रांति डैश से संबंधित है। इसमें ऑप्शन 4 हॉर्टिकल्चर और हनी के प्रोडक्शन से रिलेटेड था आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन। अलग अलग रिवॉल्यूशंस होते हैं, किस चीज से रिलेटेड है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन आपके। तो एक बार रिवॉल्यूशंस को यहाँ पे कवर करेंगे। ब्राउन रिवॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो लेदर और कोकोआ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो के प्रोडक्शन से। राउंड रिवॉल्यूशन पटैटो के प्रोडक्शन से। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के प्रोडक्शन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के प्रोडक्शन से और ब्लैक रिवॉल्यूशन होता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये रिवॉल्यूशंस है जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स में, खास तौर से एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार आपके ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 3 5 ईयर प्लान्स, स्टार्टिंग के जो 3 5 ईयर प्लान्स हैं ये बिल्कुल डिटेल में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही ज्यादातर 80% अगर 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है तो वो स्टार्टिंग के 3 5 ईयर प्लान से आपका पूछा जाता है, जिसमें सेकंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो 1956 से 1961 आपका टाइम पीरियड रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान का, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 56 तक, सेकंड 56 से 61 तक, और आपका जो अगला हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 61 से 65 तक। ये आपके तीनों 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान की बात की गई है तो एक बार इसको डिटेल में कवर करेंगे। 1956 से 61 तक ड्यूरेशन रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान का। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। इसमें जो मेन फोकस रखा गया था वो रखा गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। जो फर्स्ट में मेन फोकस रखा गया था वो रखा गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। जो पीसी महालनोबिस थे ये एक फेमस इंडियन स्टैटिशियन थे और इन्होंने फाउंड किया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को। जो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान लाया गया था इसमें टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 4.5% का, लेकिन ये अचीव नहीं कर पाए थे हम। 4.27% का टारगेट अचीव किया गया था, तो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है ये हमने कहां से उधार लिया, कौन से देश से लिया है, तो इसमें हमारा रशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रशिया से बोरो किया है हमने कॉन्सेप्ट को 5 ईयर प्लान के। अब कहां से 3 कंट्रीज हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं जिनसे हमने क्या क्या चीजें बोरो की हैं। तो ब्रिटेन से हमने बोरो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और रिट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को बोरो किया है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को हमने बोरो किया है। विच 5 ईयर प्लान had the primary goal to establish India as a self-reliant and self-generating economy। तो हमने फर्स्ट तो आपको फर्स्ट भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया, दोनों हमने अभी कवर करे थे। फर्स्ट में जो मेन फोकस रखा गया था वो रखा गया था किस पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, और जो सेकंड अभी हमने कवर किया जिसमें किस चीज पे फोकस रखा गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो आपको जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थर्ड 5 ईयर प्लान पे दोनों में फोकस रखा गया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी, लेकिन साथ साथ में सेल्फ रिलायंट बनाना और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी पे भी फोकस किया गया था। प्राइमरी गोल रखा गया था थर्ड 5 ईयर प्लान का। अगर थर्ड 5 ईयर प्लान की डिटेल में बात करें तो ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये सबसे अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान आपका माना जाता है। पहले इसकी डिटेल कवर करते हैं थोड़ी सी। थर्ड 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया 1961 से 66 तक, और 65 हमने आपको पीछे बता दिया था। 1961 से 66 तक आपका टाइम पीरियड रहेगा, और इसमें जो लीडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिप्टी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के उस टाइम पे, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, तो वो थे DR गाडगिल। और ये जो प्लान रहेगा थर्ड 5 ईयर प्लान, इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की तरफ इंडिया ने कदम बढ़ाया था, यानी कि सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया गया था। एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इसके मेन ऑब्जेक्टिव में शामिल थे। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल क्यों रहा था, क्योंकि इस टाइम पे ड्रॉट हुआ था, सूखा पड़ गया था, और 2 वॉर लड़े गए थे, जिसमें आपका सीनो इंडिया वॉर 1962 में लड़ा गया जो कि इंडिया चाइना वॉर रहेगा, और इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1965 में लड़ा गया था। तो इन दोनों वॉर आपके थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही लड़े गए थे, जिस कारण की वजह से साथ में सूखा भी इसमें आया था। तो इन कारणों की वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था सबसे अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहेगा। टोटल 12 5 ईयर प्लान है, सबसे ज्यादा आपका अनसक्सेसफुल है थर्ड।
द डायमेंशंस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ₹500 करेंसी नोट इज। तो जो 500 रुपए का नया नोट है उसके डायमेंशन आपसे पूछे जा रहे हैं, आकार पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए 150 mm इंटू बाई 66 mm डायमेंशन रहेगा आपका ₹500 करेंसी नोट का। नए वाले की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर उसकी बात करी जाए तो जो नया 500 रुपीज़ का नोट है उस पर महात्मा गांधी की इमेज प्रिंट रहेगी और उस पर आपका एक रेड फोर्ट रहेगा, वो भी आपका मिलेगा आपको प्रेजेंट टाइम पे, जो कि आपको बैक साइड में प्रिंटेड मिलेगा। अगर नोट की बात करी जाए तो इसमें एक तो लोगो मिलता है और एक टैगलाइन मिलेगी आपको स्वच्छ भारत अभियान की। जो स्टोन ग्रे कलर है वो आपका कलर रहेगा 500 रुपी करेंसी नोट का इंडिया की। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर SBI की बात करी जाए तो फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसको फाउंड किया गया 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और चेयरमैन रहेंगे दिनेश कुमार खारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स। तो बैंकर ऑफ द बैंक्स किसको कहा जाता है? तो ये बोला जाता है किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। When was the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो अपने अंडर ले लिया था, अपने अधीन ले लिया था भारतीय सरकार ने, तो वो कब किया गया था? 1948-49 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 में ही आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका नेशनलाइज भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1948 के मिड टाइम की बात रहेगी, जिसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टेक ओवर करा था, लेकिन पूरी तरीके से जो किया गया था वो आपका 1949 रहेगा। तो इसमें आपको 48 या 49 में से ही एक ही ऑप्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है एग्जाम्स में। जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज। रिजर्व बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक, ये क्या जारी करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल दी करेंसी नोट्स एक्सेप्ट दी 1 रुपी नोट। आप सबको पता है जितने भी करेंसी के नोट रहेंगे उन सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स के साइन होते हैं, लेकिन जो 1 रुपी का नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर आपका 1 रुपी नोट रहेगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है आपका 1 रुपी नोट। बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सब इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय दी। तो जो सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस है इंडिया में वो कौन परफॉर्म करता है? आप सबको पता है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट इज द रेट एट विच। तो बैंक रेट जो होते हैं वो कौन से रेट होते हैं? तो इसमें हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। वो आपके क्या होते हैं? बैंक रेट्स होते हैं। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस फ्रॉम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसमें मुंबई महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म रहेगी, जो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर लोकेशन रहेगी। 1992 में इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया था। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं GC चतुर्वेदी। इंडियन रुपी करेंसी रहेगी और ये सेटअप कौन सी रिकमेंडेशन पे, कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया? तो परवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1991 में सेटअप किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी इंडिया की एक एजेंसी नहीं है? तो इसमें डाउ जोन्स आपको मिल रहा है, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज रहेगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डाउ जोन्स। जैसे कि इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से डाउ जोन्स जो है ये आपका रहेगा USA का। रेपो रेट इज द रेट एट विच। तो रेपो रेट जो होता है ये क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन सी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू बैंक्स। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी देता है, पैसा देता है, वो आपका रेपो रेट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो जो बैंक्स होते हैं, बाकी बैंक्स होते हैं, उनसे पैसा लेता है।
तो ये दोनों चीज होती हैं, दोनों आपके अपोजिट होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को तो उसे रेपो रेट बोला जाता है, और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेता है बैंक से तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। एक्सिम बैंक वॉज सेटअप इन विच ईयर? एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में स्टैब्लिश किया गया एक्सिम बैंक को। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे हर्षा भंगारी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन वॉज गिवन द नेम ऑफ। तो आप सबको पता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से बैंक का पुराना नाम है? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में आपका नाम बदला गया था, और आरबीआई जो है, इस एसबीआई जो था ये आपका नेशनलाइज हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बैंकर्स चेक? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि बैंकर्स चेक किसको कहा जाता है? तो वो डीडी को बोला जाता है। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसको बैंकर्स चेक बोलते हैं। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। दिस सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दी वाइस रॉयल्टी ऑफ। तो वाइस रॉयल्टी यानी कि वॉइस रॉय कौन थे उस टाइम पे जब बजट जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1860 का टाइम रहेगा जब बजट इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इंडिया में। तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड आपका चल रहा था। तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कैप्ट इन? तो जो फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं वो कहाँ पे आपके रखे जाते हैं? तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनमें जो फंड्स होते हैं वो रखे जाते हैं। द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज मेड बाय? तो भारत की जो पहली बार आपकी एस्टिमेट इनकम, अनुमानित जो इनकम थी, आय थी, वो द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड प्रेसिडेंट रहे थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 3 बार इन्होंने सर्व किया है, 2nd, 9th और 22nd। इनके द्वारा फाउंड किया गया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को 1866 में। इनकी एक बहुत फेमस बुक रहती है जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इज? भारत का सबसे पुराना आयरन और स्टील प्लांट कौन सा है? तो वो है टिस्को जमशेदपुर में। अगर टिस्को की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी रहेगी, जो कि जमशेदपुर में आपकी लोकेटेड है। ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है इंडिया का, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में। विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन? तो पार्टीशन जो हुआ था 1947 में, तो कौन सी इंडस्ट्री थी जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था? तो वो थी हमारी जूट इंडस्ट्री। यहाँ पे आप जूट ऑप्शन में देख सकते हैं, जूट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा गया था। जूट या कॉटन भी आपको मिल सकता है। तो जूट मेन आपकी रहेगी, जो कि पार्टीशन की वजह से जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। बोकारो स्टील लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ? तो बोकारो जो स्टील लिमिटेड एक प्लांट लाया गया था, आपका एस्टैब्लिश किया गया था, ये किसकी मदद से, कौन सी कंट्री की मदद से इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था? तो इसमें सोवियत यूनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रशिया को पहले USSR यानी कि सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बोकारो स्टील पावर प्लांट को एस्टैब्लिश किया था। G77 समिट इज ए फोरम फॉर? G77 शिखर सम्मेलन एक मंच है, किसका? नॉर्थ साउथ कॉर्पोरेशन का। दी हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन? तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर WTO की हम बात करें तो WTA की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 1955 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है आपका WTO का। इसमें प्रेजेंट टाइम में 164 मेंबर्स रहेंगे आपके। डायरेक्टर जनरल हैं प्रेजेंट टाइम में नगोजी ओकोंजो इवियाला।
द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज एट। तो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड इन। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC, जो कि कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल एनुअली किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आपका बैंक रहेगा जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेम रहेंगे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक, दोनों आपके सेम हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR फैसिलिटी इज अवेलेबल एट। तो SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये आपके फैसिलिटी अवेलेबल है किससे रिलेटेड रहेगी? तो इसमें आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अर्लियर नेम ऑफ द WTO वॉज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो GATT के नाम से जाना जाता था WTO को पहले। विच ऑफ दीज आर निकनेम्ड ब्रेटन वुड्स ट्विन। तो ब्रेटन वुड्स ट्विन किसको बोला जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी और सी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों मिला के बनते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विन। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया इज। भारत में जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकंड नंबर पे रहेगा उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा ही डिफरेंस है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि 2022 की जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये आपका आंसर है। द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? बहुत फेमस बुक रहती है आपकी, किसकी है? एडम स्मिथ की। गार्गिल फॉर्मूला रेफर्स टू दी एलोकेशन ऑफ। तो गार्गिल फॉर्मूला जो है ये आपका टैक्स प्रोसीज्ड बिटवीन दी स्टेट से रिलेटेड हो जाएगा। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म। तो साइंटिफिक सोशलिज्म जो होता है, वैज्ञानिक समाजवाद जो होता है, उसके संस्थापक कौन थे या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म किसको बोला जाता है? तो कार्ल मैक्स जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज लेजिज फेयर। तो लाइजेज फेयर जो है ये क्या होता है? तो ये एक आपकी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर। ये एक आपकी पॉलिसी रहेगी जिसके अंदर बिल्कुल मिनिमम इंटरफेरेंस रहता है आपका गवर्नमेंट का इकोनॉमिक अफेयर्स में। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है हर साल 24 दिसंबर 24 दिसंबर को। विच स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन द लेंथ ऑफ रोड इन दी कंट्री। कंट्री में जो लेंथ में रोड्स की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की रहेगी? तो वो है महाराष्ट्र की। इन इंडिया विच वन अमंग दी फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स दी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है? तो ये आपकी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। हु इज ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यहां पे इंडिया वर्ड ऐड हो गया, इससे आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा। तो इसमें MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे इंडिया ऑप्शन में नहीं होता, सिर्फ ये पूछा जाता हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वर्ल्ड वाइड नॉर्मन बोरलॉग रहेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर, और इंडिया में रहेंगे MS स्वामीनाथन। व्हाट इज ग्रीन गोल्ड। तो हरा सोना किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है चाय को, टी को। विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो करीब करीब 23% जो हमारी कंट्री का 23% पल्सेस का प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे रहता है। दी उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन रिजल्टेड इन दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। तो उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के बाद आपका WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान के टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक मेंबर नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक आपका ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जिसके 10 मेंबर्स को एक बार कवर करते हैं। इंडिया भी पार्ट नहीं है आपका आसियान का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 10 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी रहेंगी, तो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है किस चीज के प्रोडक्शन में, तो आप सबको पता होगा मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट जो है मिल्क नहीं किया जाता, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है मिल्क को। बाकी तीनों चीज़ें हैं जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया मिल्क में आपका क्या है, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये टोटल हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आज की सेट से रिलेटेड। 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन है, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डेयरी जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वर्ण क्रांति डैश से संबंधित है। तो गिवन ऑप्शंस में से इस भी क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। वहां पे आपको ई बुक्स मिलेंगी, आप डायरेक्टली उनको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।